हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन कवर करा रहे हैं जो कि है करंट अफेयर्स टुडे। नवंबर की पूरी मैगज़ीन कवर हो चुकी है और ये दिसंबर की है और इसमें आज पॉलिटी का आखिरी टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक कौन सा है। मसौदा पेटेंट संशोधन नियम, ये लास्ट टॉपिक था पॉलिटी का लास्ट वीडियो में। और आज हम इसमें देखेंगे भारत में समलैंगिक विवाह। तो देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो क्या हुआ है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की याचिकाओं को खारिज करते हुए अपना लंबे समय से प्रतीक्षित जो निर्णय है सुनाया है। तो उन्होंने इसके वैध बनाने का जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। ठीक है, तो और पहले वाले जो निर्णय हैं उन्होंने वो सुनाए हैं। अब वो देखते हैं क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है वो क्या है, संवैधानिक वैधता के जो विरुद्ध है वो क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को संवैधानिक वैधता की अनुमति देने के खिलाफ 3-2 से मतदान किया था। पहली बात तो ये कि संविधानिक जो पीठ होती है वो 5 न्यायाधीशों की बनती है, जिसमें से 3 और 2 यानी कि 3 ने खिलाफ में वोट किए हैं और 2 ने उनके सहयोग में वोट किए थे। तो इस वजह से ये टोटली मिला करके अवैध घोषित किया जाने के पक्ष में वोट किया है। तो संसद का डोमेन, इसके अंतर्गत क्या है कि सीजीआई ने अपनी राय में निष्कर्ष दिया है कि न्यायालय जो है एसएमए 1954 के दायरे में समलैंगिक सदस्यों को शामिल करने के लिए विशेष यानी कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट, एसएमए का मतलब होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 को ना तो अमान्य कर सकते हैं और ना ही इसमें प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि इस पर कानून बनाना संसद और राज्य विधानमंडलों का दायित्व है। यानी कि इन्होंने कहा जो हमारा एक स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें कोई भी संशोधन या उसको अमान्य नहीं घोषित किया जा सकता, ना ही इसमें कोई जोड़ा जा सकता है। शीर्ष यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून बनाना जो है संसद और राज्य के विधानमंडलों का दायित्व है, इससे संबंधित समलैंगिक विवाह से संबंधित, क्योंकि वो विशेष विवाह अधिनियम में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। इसे देख लेते हैं कि जो एसएमए है एक्ट 1954 ये है क्या। तो भारत में विवाह संबंधित व्यक्तिगत जो कानून है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम 1937 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत किए जा सकते हैं। जो भारत में विवाह होते हैं वो इन 3 आधारों पर ही मान्य होते हैं, एक हिंदू मैरिज एक्ट, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन और तीसरा जो कैटेगरी है वो विशेष विवाह अधिनियम में है। ये हिंदुओं के लिए, ये मुस्लिम्स के लिए और ये वैसे विवाह है जहाँ पे इन दोनों वैसे कैटेगरीज जो इन दोनों में नहीं रखे जा सकते उनको इस कैटेगरी में रखे जाते हैं स्पेशल में। आप ये समझ लीजिए। और वहाँ सीजीआई ने बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप स्पेशल को अलग नहीं कर सकते और ना ही उनको हिंदू मुस्लिम में डाल सकते हैं। इसमें क्या है कि ये सुनिश्चित करना कि न्यायपालिका का कर्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाए। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 में भारत के लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए नागरिक विवाह का प्रावधान है, चाहे दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी धर्म या आस्था का हो। तो ये जो भारत के लोग हैं और विदेशों में जो रहने वाले सभी भारतीय हैं उन पे भी लागू होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह संपन्न करता है तो विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम के द्वारा शासित होता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये 2 अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के विवाह के बंधन में एक साथ आने की अनुमति देता है। तो इसमें जो 2 डिफरेंट धर्म के लोग हैं वो एक साथ आ सकते हैं, उनका विवाह हो सकता है। यह विवाह के अनुस्थापन और पंजीकरण दोनों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है जहाँ पति या पत्नी दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस निर्धारित करता है
यहाँ पे अगर दोनों सेम ही धर्म के होंगे, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, तो इसमें वैसे स्पेशली है दे रखा, तो फिर वो एक इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं निर्धारित होगा, उन पर ये लागू नहीं होता। फिर ये एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम होने के नाते यह व्यक्तियों को विवाह की पारंपरिक आवश्यकताओं से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये लाइन बड़ी अच्छी है, ये एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम है। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अन्य टिप्पणी दी है वो क्या है, तो हालिया में क्या हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वैवाहिक संबंध अस्थायी नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि समलैंगिक व्यक्तियों को संघ में प्रवेश करने का समान अधिकार और स्वतंत्रता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि व्यक्तियों को संघ में प्रवेश करने का उनका समान अधिकार है और उनकी स्वतंत्रता है। बट जो पीठ गठित की गई थी, संवैधानिक पीठ, उसके सभी 5 न्यायाधीश इस बात पर भी सहमत हैं कि संविधान के तहत विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो संविधान में निहित है कि जो विवाह है वो करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, किसी के मौलिक अधिकार नहीं माना जाता। तर्क क्या दिया है इन्होंने कि सीजेआई और न्यायमूर्ति जो कॉल है, जो कि अल्पसंख्यकों की साइड से हैं, उनकी राय क्या है कि समलैंगिक जोड़ों के लिए सिविल यूनियन के विस्तार का समर्थन किया है। ठीक है, अब सिविल यूनियन क्या है, तो उस कानूनी स्थिति को संदर्भित करता है जो समलैंगिक जोड़ों को विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करती है। ये समानता विवाहित जोड़ों को प्रदान की जाती है, ये समानता जो है विवाहित जोड़ों को प्रदान की जाती है सिविल यूनियन। ठीक, हालांकि एक नागरिक संघ एक विवाह जैसा प्रतीत होता है, लेकिन पर्सनल लॉ में इसे विवाह के समान मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी कि नागरिक संघों में यह है कि एक विवाह जैसा प्रतीत होता है कि आप नागरिक संघ में हैं और सिविल यूनियन के अंतर्गत, लेकिन जो पर्सनल लॉ है उसके आधार पर आपको मान्यता नहीं मिलती है कि आप समलैंगिक संबंधों में आपको विवाहित माना जाए। अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा कि सिविल यूनियन जो है वो संबंधित है समलैंगिक जोड़ों को विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करती है। भारत में समलैंगिक विवाह की वैधता, अब देखते हैं इसकी वैधता के पक्ष में। विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, बल्कि यह वैधानिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। विवाह का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, ना ही मौलिक अधिकार है। मौलिक वही जो मूलतः संविधान में इंगित हो या संवैधानिक तौर से ली जाती हो, बल्कि ये एक कानूनी अधिकार है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है पीटी की दृष्टिकोण से। हालांकि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। इसको ये जो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णयों में दी गई है, विकसित हुई है। कानून की ऐसी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 141 यानी 141 के तहत पूरे भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ठीक है, तो कानून का ये जो घोषणा है कि विवाह जो है वो कानूनी है, ना कि संवैधानिक, और ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में विकसित हुई है। और ऐसे कानूनों की जो घोषणा है वो आर्टिकल 141 के तहत पूरे भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। तो चलिए देखते हैं कि समलैंगिक विवाह पर जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व विचार थे वो क्या थे। वर्तमान में तो हमने देखा कि समलैंगिक विवाह को संवैधानिक रूप से जो है विवाह के लिए मान्यता नहीं दी जा सकती, वैध नहीं मानते, लेकिन उनको यूनियन आपको जो संघ नागरिक संघ है उसमें वो वैध करार करते हैं, उनका वो पार्ट मानना चाहते हैं, उनके अधिकारों के लिए की रक्षा करने के लिए ये अपना योगदान दे रहे हैं। तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है कि मौलिक अधिकार के रूप में विवाह शफीन जहां बनाम अशोकन के एम और अन्य 2018 का मामला है ये। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 16 आर्टिकल जो 16 है और पुट्टा स्वामी मामले की चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।
तो ये अब चर्चा में है, तो हो सकता है कि अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के किस पार्ट के द्वारा आपको ये अधिकार मिलता है, किस अनुच्छेद के द्वारा ये अधिकार मिलता है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो वो है आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत, ये उसका विस्तार रूप है। फिर आर्टिकल 16 जो 2 है, इसके अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास, इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें जो हैं विवाह में भी लागू की गई हैं, ये इनका भी विस्तार है। तो विवाह से संबंधित ये दोनों अधिकार जो हैं वो अन्य धर्मों को भी दिए जाते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, ठीक है। तो विवाह का अधिकार उस स्वतंत्रता में अंतर्निहित है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की खुशी के लिए केंद्रीय मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता के रूप में संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। ओके, तो यहाँ पे जो है आस्था, विश्वास संबंधित मामले जिसमें ये भी शामिल हैं कि किसी पर विश्वास करना चाहिए अथवा नहीं, संवैधानिक स्वतंत्रता के अधिकार के क्षेत्र में है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये इन्होंने पहले ये किए हुए थे कि संवैधानिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और संविधान इसकी गारंटी देता है। LGBTQ समुदाय सभी संवैधानिक अधिकारों का हकदार है। ये कौन से केस में हुआ था कि नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ 2018 का केस। तो इसमें क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि LGBTQ समुदाय के सदस्य जो हैं अन्य सभी नागरिकों की तरह संविधान द्वारा संरक्षित जो स्वतंत्रता है उसके साथ संवैधानिक अधिकारों की पूरी श्रृंखला के हकदार भी हैं और समान नागरिकता तथा कानून के समक्ष संरक्षण के भी हकदार हैं। तो ये इनको अधिकार दिया गया था। तो अब LGBTQ क्या होता है? तो ये क्रॉमिक है, यानी इसका L का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन यानी कि जिनका अट्रैक्शन जो होता है वो लड़कियों से होता है, ठीक है। G होता है गे, जिनका अट्रैक्शन बॉयज़ से होता है, बॉयज़ टू बॉयज़। बायसेक्सुअल जो होते हैं वो उनका इंटरेस्ट जो होता है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही रहता है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो उनको आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, रेलवे स्टेशंस और ट्रैफिक के नुक्कड़ों पे। उसमें ये होता है कि उनकी बॉडी उनको होता है कि वो बॉयज़ की है बट उनकी फीलिंग्स वो अपने आप को लड़की समझते हैं और उसी तरह से एक्ट करते हैं। क्यू का मतलब होता है क्यूर, यानी कि इनके जो प्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो उस तरीके से ग्रो नहीं करते हैं, तो ये अपने आप को इस कैटेगरी में रखते हैं। समलैंगिक विवाह के पक्ष में जो तर्क हैं वो क्या हैं? तो कानून के तहत समान अधिकार और सुरक्षा ये सभी व्यक्तियों को उनके यौन रुझान की परवाह किए बिना विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। समलैंगिक वाले जो जोड़ों को विपरीत लिंगी वाले जोड़ों के समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए, कि उनके पक्ष में तर्क है कानूनी तौर से। समलैंगिक विवाह को मान्यता ना मिलना भेदभाव के समान है जो LGBTQIA+ जोड़ों की गरिमा पर गहरा आघात है। यहाँ क्यों तक तो मैंने आपको समझा दिया था। आई का मतलब है यहाँ पे इंटरसेक्सुअल। इसमें क्या होता है कि एक इंसान का जो शारीरिक ग्रोथ है वो एक ही लिंग की तरफ मतलब बढ़ते 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 अचानक से फिर उनके शारीरिक इसमें एक बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल और एक जेनेटिकल कह सकते हैं चेंजेस होते हैं, जिसके आधार पर ये तय नहीं कर पाते हैं कि वो किस ग्रुप में शामिल हो पाएंगे, लड़की होने के ग्रुप में या लड़का होने के ग्रुप में। ए जो होता है वो होता है असेक्सुअल। इसमें क्या होता है कि इनको किसी भी मतलब कि लड़का या लड़की के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है, तो वो होते हैं असेक्सुअल, शारीरिक रूप से अट्रैक्शन नहीं होता। यहाँ पे प्लस का चिन्ह इसलिए दिया गया है कि अगर इस तरीके की और या कुछ ऐसे अन्य समुदायों के लिए भी यहाँ पे खोला गया है जगह कि भविष्य में और भी चीज़ें इनमें जोड़ी जा सकें। अगला तर्क है परिवारों और समुदायों को मजबूत बनाना। विवाह जोड़ों एवं उनके परिवारों को सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है जिससे समलैंगिक वाले लोगों को भी लाभ होगा। नेक्स्ट तर्क है कि पूर्ण अवधारणा।
तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है इस चीज़ को लेकर के कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि पुरुष या महिला, सॉरी यहाँ पे की अलग है, पुरुष और महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है। किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान जनांगों तक सीमित ना होकर के अधिक जटिल है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप किसी भी शारीरिक अंगों के आधार पर या उस जेनेटिकली जो वो पैदा हुए उनके आधार पर आप नहीं तय कर सकते कि वो किस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा जटिल है। नेक्स्ट है कि वैश्विक स्वीकृति। तो विश्व भर के कई देशों में समलैंगिक विवाह वैधानिक है और लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित करना वैश्विक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। तो अलग अलग देशों में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो लागू कर रहे हैं और अभी उनकी संख्या 32 है। तो 32 कंट्रीज़ में समलैंगिक विवाह जो है वो वैध है। इंडिया में फ़िलहाल नहीं है। तो समलैंगिक विवाह के पक्ष में जो तर्क है वो क्या है, सॉरी विपक्ष में जो तर्क है, हमने पक्ष वाला तो अभी देख लिया। तो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं, ये है उनके विपक्ष में। कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का मानना है कि विवाह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच ही होनी चाहिए। उनका क्या तर्क है कि विवाह की पारंपरिक परिभाषा को बदलना उनकी मान्यताओं और मूल्यों के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध होगा, क्योंकि बेसिक जो नेचर है, नेचुरली है, ये उनको ही फॉलो करना चाहते हैं। उनसे इतर जाना मूल अधिकारों जो हैं, मूलभूत जो सिद्धांत हैं, उनके विरुद्ध होगा। प्रजनन, ये भी कुछ लोगों का तर्क है कि विवाह का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो है प्रजनन, ठीक, और समान लिंग वाले जोड़े जैविक रूप से जनन नहीं कर सकते। इसलिए इनका मानना है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये संसार के प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। दूसरा है कानूनी मुद्दे। ऐसी चिंताएं हैं कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से जो वैधानिक समस्याएं हैं वो उत्पन्न होंगी, जैसे विरासत की, कर और संपत्ति के अधिकारों के मुद्दे की। कुछ लोगों का तर्क तो ये भी है कि समलैंगिक विवाह को समायोजित करने के लिए सभी कानूनों और विनियमों को बदलना बहुत कठिन होगा। बच्चों को गोद लेने से संबंधित मुद्दे इनसे जुड़े हुए हैं। जब असमान जोड़े बच्चों को गोद लेते हैं तो इससे सामाजिक कलंक, भेदभाव और बच्चों के लिए भावात्मक और मनोवैज्ञानिक जो कल्याण पर है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। विशेष करके भारतीय समाज में, जहाँ पे LGBTQIA+ जो है समुदाय की स्वीकृति सार्वभौमिक नहीं है। थे इनके विपक्ष में तर्क। अब देखते हैं कि आगे की राह क्या है। तो एक है पॉइंट की जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। तो जागरूकता अभियानों का उद्देश्य किसी भी प्रकार के यौन रुझानों की समानता और स्वीकृति को बढ़ावा देना तथा LGBTQIA+ समुदायों के बारे में आम जन की राय में विविधता लाना है, यानी कि जागरूकता बढ़ाना है इन LGBTQIA को लेकर के कि किस तरीके पॉजिटिवली। दूसरा है कानून सुधार। समलैंगिक जोड़ों को कानूनी रूप से जो है विवाह करने और विपरीत लिंगी वाले जोड़ों के समान अधिकार तथा लाभ प्रदान करने की अनुमति देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संशोधन करना चाहिए। साथ ही समलैंगिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला एक समान समझौता अनुबंध प्रस्तुत करना चाहिए। संवाद और जुड़ाव। धार्मिक नेताओं और समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने से समलैंगिक संबंधों के प्रति पारंपरिक मान्यताओं एवं अन्य आधुनिक दृष्टिकोण के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है। तो यहाँ दृष्टिकोण में ही बदलाव लाया जा सकता है, जो कि संवाद से ही मतलब हो सकता है, उनसे जुड़ाव रख करके ही हो सकता है। तो यहाँ दृष्टिकोण बदलने की बात है। नेक्स्ट है कानूनी चुनौतियाँ। अब इसमें क्या है कि जो LGBTQ+ जो है, QIA+ समुदाय, वो समलैंगिक विवाह को प्रतिबंधित करने वाले जो मौजूदा कानून हैं उनकी संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। इस प्रकार की जो कानूनी चुनौतियाँ हैं एक मिसाल बन सकती हैं, जो अपने आने वाले जो समुदाय हैं समलैंगिक विवाह से संबंधित, उन्हें वैध कराने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यानी कि बेसिकली जो इनकी शादी को वैध कराने के लिए कुछ कानूनों को चुनौती देने का जो अधिकार है वो खुला रहना चाहिए, ताकि ये समुदाय अपने हक के लिए लड़ने के लिए
कानूनी रूप से जो है चुनौती दे सके। सहयोग, तो सहयोग जो है समलैंगिक विवाह को जो वैध बनाने के लिए LGBTQIA+ जो समुदाय है, सरकार, नागरिक समाज और धार्मिक नेताओं सहित सभी हितधारकों के द्वारा सामूहिक रूप से ठोस प्रयास किया जाना आवश्यक है। क्योंकि सब मिलकर के ही प्रयास करेंगे तभी इनको सहयोग मिलेगा, तभी हो सकता है, क्योंकि ये मेन धार्मिक और सामाजिक दोनों तरफ से बहिष्कृत किए जा रहे हैं। एकजुट होकर के हम एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर किसी को अपने पसंद के अनुसार प्रेम करने और शादी करने का अधिकार हो। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था। इससे आगे के जो वे फॉरवर्ड्स हैं आप भी मतलब सोच सकते हो और लिख सकते हो नीचे। इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न हैं वो क्या हैं? तो समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के संबंध में भारत में जो LGBTQIA+ समुदाय के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा करते हुए देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर इसकी कानूनी मान्यताओं के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो ये हो गया पॉलिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक दिसंबर के ख़त्म। तो थैंक यू सो मच।